अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बजिंग वॉइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं बजिंग वॉइस और आज हम जहां मौजूद हैं ये है कराची का एरिया सदर गवर्नर हाउस, जहां पर धरना दिया हुआ जमात इस्लामी ने महंगाई, बिजली के खिलाफ, पानी के खिलाफ, गैस के खिलाफ, और यहाँ पर एक बड़ा जलसा करने जा रही है जमात इस्लामी। आइए हम दिखाते हैं इसकी कवरेज, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक। और मुझे मालूम है कि जब भी मैं पेशरफ्त की बात करता हूँ तो डी चौक के नारे हर तरफ से लगना शुरू होते हैं और पिंडी में मौजूद नौजवान डी चौक और पार्लियामेंट हाउस जाने की बात करते हैं। ये जज्बे जवान हैं, इन जज्बों को इंशाअल्लाह कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये तहरीक जो आवाम के हक की तहरीक है, जो पाकिस्तान के हक की तहरीक है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की तहरीक है, तरक्की देने की तहरीक है, और पाकिस्तान पे मुसल्लत जो सूद जकड़ दी गई है और इस सूदी निजाम के तहत हम कर्जों के जाल में फंसते चले गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। इस पूरे सूदी निजाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने की तहरीक है। लेकिन इस तहरीक के पहले मरहले के तौर पर हमने अपना 7 निकाती एजेंडा रखा है। यह 7 नुक्तों का एजेंडा क्या है? इसमें साफ और वाज़ेह बात है और इससे हम बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि बिजली के ये बम जो बिलों की सूरत में आते हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये कबूल नहीं है। इन्हें बिजली की कीमत बिजली के लागत के मुताबिक लानी पड़ेगी, वरना फिर ये भी हो सकता है कि हम पूरे पाकिस्तान से ये अपील करें, कि अब हम बिजली के बिल नहीं अदा करेंगे और तुम आकर देख लो कि किस तरह हमारी बिजली काटते हो। इसलिए इससे पहले कि हम ये अपील पूरे पाकिस्तान में करें, हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और बिजली के बिलों में कमी करनी होगी। हम इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो सकते। ये कुछ भी कर लें, ये जितनी डिलेइंग टैक्टिक्स कर लें, ये मुज़ाकरात में जब आते हैं तो एक बात करते हैं और जब मुज़ाकरात से उठकर जाते हैं तो दूसरी बात करना शुरू करते हैं। और कभी कहते हैं मुनाजरा कर लो, कभी कहते हैं मुबाहिसा कर लो। हमारा एक कारकुन भी वजीर आजम से भी मुनाजरा भी कर सकता है, मुबाहिसा भी कर सकता है और चिट भी कर सकता है, इसलिए कि वजीर आजम के पास या उनके उस पूरे वुज़रा के टोले के पास कोई दलील नहीं है। एक तो बात यह है कि आपकी तो कोई कानूनी हैसियत भी अजीब तरीके की है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कोई आदिल जज आ गया, कोई चीफ जस्टिस ऐसा आ गया जो पाकिस्तान में होने वाले इस तमाशे पर कोई एक्शन ले और एक जुडिशियल कमीशन बना दे और फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले देना शुरू करे, तो ना शहबाज शरीफ रहेंगे, ना नवाज शरीफ रहेंगे, ना जरदारी रहेंगे, ना उनकी सिंध हुकूमत रहेगी और ना पंजाब में भतीजी की हुकूमत रहेगी, ना वजीर आजम रहेगा, ना समधी नायब वजीर आजम रहेगा। ये खानदान जो हम पर फैमिली एंटरप्राइजेस की सूरत में, लेकिन क्या करें, हालात जिस नौयत के हैं वो तहरीक भी अपनी जगह मौजूद है। आइन की बालादस्ती की तहरीक, कानून की हुक्मरानी की तहरीक, जमहूरियत, जमहूर की राय के एहतराम की तहरीक, राय आम्मा की, उसकी राय की अहमियत की तहरीक वो अपनी जगह पर जारी है और हमारे बड़े कौमी एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त तो सामने अगर ये मौजूद है तो इन्हीं से मुतालबा करते हैं, वजीर आजम साहब आप बिजली के बिल कम कर दीजिए, इसी में आपकी निजात है, वरना ये धरना तहरीक आपको कहीं लेकर ही ना डूब जाए और 47-49 भी मुंह देखता रह जाए और आपकी हुकूमत चली जाए। अवाम के गुस्से से और अवाम के गैज़ो गज़ब से अगर आपको बचना है तो आपको ये मुतालबा मानना पड़ेगा। हमारा मुतालबा बहुत आसान और सादा है कि तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 368 अरब रुपए का टैक्स अदा किया है। पाकिस्तान में यह तनख्वाहदार तबका ही तो टैक्स देता है, आप डायरेक्ट टैक्स इससे वसूल कर लेते हैं। और जब वजीर आजम या उनके वजीर ये कहते हैं कि जमात इस्लामी की तजावीज, मीटिंग में तो कहते हैं काबिल अमल है, मीडिया पे कहते हैं कि काबिल अमल नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये तनख्वाहदारों का इस साल का जो स्लैब इन्होंने बनाया है, इस पूरे स्लैब को हटा देंगे
तो भी तो 368 अरब रुपए से ज्यादा तुम जमा कर लोगे। लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि जिनकी जमीनें 20 एकड़ से ज्यादा हैं, मैं छोटे किसान की तो बात नहीं कर रहा, एक माकूल काश्तकार भी 15 से 20 एकड़ वाला भी एक मिडिल, इसके फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म नहीं हो रहे। मजीद बिजली महंगी करो, मजीद गैस महंगी करो। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये बिजली और गैस आप इतनी महंगी करेंगे, सनतें कैसे चलेंगी, लोग कैसे जिएंगे? लोग हमें बताते हैं कि कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई अपने घर में खवातीन की बुंदे और बालियां बेच रहा है, कोई अपने घर का फर्नीचर बेच रहा है कि हम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। इस महीने बेच देंगे, अगले महीने क्या करेंगे, उससे अगले महीने क्या करेंगे? तुम पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पे मजबूर मत करो, मनशियात का आदी मत बनाओ। तुम ये ना करो, पाकिस्तान को तबाह नहीं करो। एक ही रास्ता है, अवाम को हक दो, अवाम को रिलीफ दो, और इस रिलीफ के लिए जमात इस्लामी निकली है। और जमात इस्लामी की इस तहरीक को ये टोला रोक नहीं सकेगा। ये जितनी बातें बना ले, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। 10 दिन भी गुजार लिए हैं, 100 दिन भी गुजारने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? और सिर्फ यही नहीं बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए पिंडी में भी जो लोग मेरी बात काजिर अदा करें, पाकिस्तान के सनतकार अदा करें, और सनतों का भट्टा बैठता रहे, मईशत तबाह होती रही है, और लोग गरीब से गरीब तर होते चले जाएं, मिडिल क्लास बर्बाद होती चली जाए। और आप ये कहें कि हमने जो मुआहदे किए हैं, उन मुआहदों के मुताबिक तो हमें अमल दरामद करना पड़ेगा, वरना ये लोग किसी कोर्ट में चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूं, मीडिया के तवस्सुस से पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि वजीर आजम से लेकर निचली सतह तक ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। इन IPPs में कितने मुआहदे ऐसे हैं जो झूठ पर मबनी है, ओवर कैपेसिटी शो की गई है। आज फॉरेंसिक ऑडिट कर दीजिए, आज पता चल जाएगा कि इन माफियाज ने इन IPPs के साथ मिलकर कितना खून निचोड़ा है, कितने खून पसीने की कमाई को खाया है। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, कोर्ट में कहां जाएंगे? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, IPPs को बचाने के लिए, इस धंधे को बचाने के लिए तो आप हमें डराते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, इस गैस पाइपलाइन पे जो मुआहदा आपने किया था, इस मुआहदे के मुताबिक ईरान ने अपना हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया, पाकिस्तान ने इस पर काम नहीं किया। अब जब ईरान ये कहता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और $8 बिलियन बल्कि उससे भी ज्यादा की पेनल्टी लगाएंगे, उस पर आप क्या कहते हैं? चूंकि अमेरिका आपको मना करता है, पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में RLNG तो आप खरीदते हैं, जो सस्ती गैस ईरान से आ सकती है, उसके लिए आप तैयार नहीं है, इसलिए कि आप गुलाम इब्ने गुलाम हैं, आप अमेरिका के गुलाम हैं, आप IMF के गुलाम हैं। और जितने लोग भी ये दावे करते हैं कि हम IMF की गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं या करना चाहते हैं, हमने देखा है पिछले अरसे में, ये 15 साल का किस्सा है, ये 15 साल में $7.78 बिलियन पीपल्स पार्टी ने IMF से मुआहदा किया और कर्जा लिया। नून लीग ने $6.48 बिलियन मुआहदा किया, कर्जा लिया और पाबंदियां, और इसके नतीजे में हमारी मईशत तबाह हुई। उनके कहने पर गरीब का खून निचोड़ा, और उसके बाद PTI ने $6 बिलियन का मुआहदा किया और उनकी माशी पॉलिसियां पाकिस्तान में नाफिज की और पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठाया। ये सब एक ही होते हैं, इसलिए कि जब ये इख्तिदार में आते हैं तो वही तो वजीर खजाना होते हैं, जो एक हुकूमत में होता है, फिर दूसरी में होता है, फिर तीसरी में होता है। बातें करने से मसला हल नहीं होता, ऐलानात से कुछ नहीं होता। इक़दामात आपके क्या कह रहे हैं? इस हम्माम में सब वही हैं जो होना चाहिए। इसलिए ये जो IMF की गुलामी का तौक हमारी गर्दनों पे डाला जा रहा है, एक नए सुन रहे हैं
ये धरना पाकिस्तान के नौजवानों की उम्मीद बन गया है, तनख्वाहदारों की उम्मीद बन गया है, मजदूरों और किसानों की उम्मीद बन गया है, गरीबों और मिडिल क्लास की उम्मीद बन गया है। हम इस तरह लोगों की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते। लिहाजा साफ और सीधी बात है, बिजली की कीमत कम करो, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, अपनी मराहत कम करो। यहां मुझे पता चला कि जब गवर्नर हाउस पे आपने धरना देना शुरू किया है तो गवर्नर सिंध साहब ने, कामरान टेसूरी साहब ने आपकी खिदमत करना शुरू की। मेरा ख्याल है जिस पर हमारा इत्तेफाक हो गया था कि अब ना कढ़ाई का तस्करा होगा ना पकोड़ों का तस्करा होगा, उन्होंने कढ़ाई फिर चढ़ा ली है, पकोड़े आपको भेजना शुरू कर दिए हैं। आपने शुक्रिया के साथ कबूल तो कर लिए हैं, लेकिन मैं गवर्नर सिंध साहब से भी ये कहना चाहता हूं, आपने पानी भेजा, आपका शुक्रिया, आपने चाय भेजी, आपका शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं। हम तो इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान में वजीर आजम और सदर मुमलिकत, चारों गवर्नर, चारों वज़राए आला, तमाम मुजीर, तमाम मुशीर आज से इस बात का ऐलान कर दें कि कोई सरकारी गाड़ी 1300 सीसी से ऊपर नहीं इस्तेमाल करेंगे। तेसूरी साहब आप जेस्चर दीजिए, आगाज कर दीजिए और कल से आप 1300 सीसी से कम की गाड़ी में बैठकर अपना पूरा गवर्नरशिप का दौर मुकम्मल करेंगे, फिर तो बात बनती है, वरना जाहिरी चीजों से मसला हल नहीं होता। यह संजीदा बात है और संजीदा बात यह है कि एक मखसूस तबका उसको फ्री पेट्रोल मिले, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिले, जिसका एवरेज भी 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ गरीब उठाएं, मिडिल क्लास लोग उठाएं और इस तरह से वो बर्बाद होते रहें और ये तबका अपनी अय्याशियां कम करने के लिए तैयार नहीं। हमसे कहते हैं वज़रा कैसे बिजली की कीमत कम करें, ऐसे बिजली की कीमत कम करो कि अपनी मराहत खत्म करो और इसके नतीजे में जो पैसे बचे वो गरीब के हक में इस्तेमाल करो। ये शहर कराची है, ये मिनी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। 54% एक्सपोर्ट यहां से होती है, 67% रेवेन्यू जनरेट होता है। ये शहर कराची ये गरीबों की माँ है, यहाँ हर कौम, हर बिरादरी, हर नस्ल, हर जुबान के लोग हैं। यहाँ अक़लियतें भी अपनी जगह पूरे एतमाद के साथ मौजूद होती हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, इसकी सनतें चलती हैं तो पाकिस्तान चलता है। लेकिन यहाँ जो तबका हम पर मुसल्लत है, 16वां लगातार साल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है, पिछले 50 साल से बदल बदल कर इनकी हुकूमत है और पिछले 30, 35, 40 साल से MQM हर सेटअप का हिस्सा होती है और इन लोगों ने यहाँ की सनतों को तबाह किया है। इन गए गुजरे हालात में भी जब ये शहर कराची मुल्क की मईशत चला रहा है, तो अगर यहाँ सनतों को पानी मिल जाए, अगर यहाँ सनतों को गैस मिल जाए, अगर यहाँ सनतों में बिजली की कीमत कम हो जाए, तो फिर तो ये पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इस मिनी पाकिस्तान के साथ इस पूरे तबके ने जो सलूक किया हुआ है वो नाकाबिले माफी है। ये जुर्म करते हैं, ये जमीनों पे कब्जा करते हैं। आज भी मुझे पता चला है कि कोई मेहरान सोसाइटी है, गुलशन मेहरान है, गुलशन मेहरान है, वहां पुलिस के लिबास में कुछ लोग हैं, डाका डाल रहे हैं, बाउंड्री वॉल खींच रहे हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और आर्मी चीफ यहां तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था कि सिंध में जो सिस्टम काम कर रहा है, यानी जमीनों पर कब्जे का सिस्टम, हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि सिंध का सिस्टम जाकर सदर हाउस के अंदर बिठा दिया गया है, सदर उसको बना दिया गया है। अब यह सिस्टम तो बलूचिस्तान तक भी पहुंच गया है, हम में जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। क्या तमाशा है इस कौम के साथ, लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हो और फिर हमारे कलेजे पे मूंग दलते हो। ये नहीं चलेगा, इसको बदलना पड़ेगा और अपने हक के लिए ये जो आवाम निकले हैं इंशाअल्लाह अपना हक हासिल करेंगे। ये शहर कराची पर एक इलेक्ट्रिक का अजाब मुसल्लत है, पूरे पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कारपोरेट सेक्टर का इदारा है और बड़ी खिदमत कर रहा है। पूछना चाहता हूं, ये के इलेक्ट्रिक पहले KESC था, लोग तो उससे भी खुश नहीं थे। 2005 की बात है जब मुशर्रफ और MQM ने इसको बेचा था और 16 अरब रुपए में इसके खंभों की कीमत के बराबर इसको फरोख्त कर दिया था। जब से ये सारी माफियाज जो हुकूमत में होती हैं, ये के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करती हैं और अवाम पर जो जुल्म होता है
इसमें ये सारी पार्टियां शरीक जुर्म होती हैं। और इसके इलेक्ट्रिक ने क्या किया, 2005 में जितनी पावर जनरेशन होती थी आज उससे 15% कम होती है। 19 साल में 15% जनरेशन कम हो गई। इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। इस वक्त भी हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है और ट्रांसमिशन है बदतरीन सूरत हाल है, लोड शेडिंग होती है, सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बनाता है और कराची के अवाम के सरों पर इसको मुसल्लत करके रखा हुआ है। नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक माफिया का शैतानी इत्तेहाद है जो कराची के 3.5 करोड़ इंसानों के ऊपर मुसल्लत है और इसको सारी पार्टियां, सारी हुकूमतें तहफ्फुज़ फराहम करती हैं। और तो और कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक की तरह डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। अगर के इलेक्ट्रिक की तरह प्राइवेटाइज किया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान का क्या नक्शा बनेगा। आओ और कराची वालों से पूछ लो कि यहां क्या हाल है। इसलिए ये के इलेक्ट्रिक माफिया ये पार्टियों को भत्ते देती है और कराची के आवाम पर जुल्म करती है। जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और न जाने किस किस को भत्ता देती है कि आज हमारे सरों पर ये माफिया मौजूद है। इसलिए इसका भी फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और मैं ये सवाल करता हूं, जब हमारे पास कैपेसिटी पाकिस्तान में ज्यादा है, 43,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, तो फिर ये के इलेक्ट्रिक को जनरेशन का लाइसेंस क्यों मिला हुआ है। हमारे पास तो बिजली ज्यादा है, हम महंगे प्लांट बंद करें, के इलेक्ट्रिक के बोसीदा प्लांट, ज्यादा महंगी बिजली, फिर लाइन लॉसेस और फिर इनका जो ज्यादा फ्यूल का खर्चा है वो भी कराची के अवाम अदा करते हैं। तो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर यह धंधा चलता है। इसलिए जनरेशन से इनको अलग कर दो और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो पार्टनर्स हैं उनको बढ़ाया जाए और इसमें मोनोपोली को खत्म किया जाए तो कराची का यह मसला हल हो सकता है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन